भाई साहब नमस्कार। मैं यहाँ बैठा हुआ था फ्री टाइम में, दोपहर के टाइम में। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि धान की पराली में कितने पोषक तत्व होते हैं। तो भाई साहब उसने बताया कि धान की 17 कुंटल पराली अगर आप लेते हैं तो उससे हमें 741 किलो पोषक तत्व मिल सकते हैं। 17 कुंटल पराली को ज़मीन में मिलाने से, अगर हम पराली को डायरेक्ट ज़मीन में बखरते हैं तो उससे हमें 680 किलोग्राम जैविक कार्बन मिलेगा, 11 किलो नाइट्रोजन मिलेगी, 4 किलो फास्फोरस मिलेगा, 42 किलो पोटास मिलेगा, 2 किलो सल्फर मिलेगी और 2 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि इससे किसानों को प्रति बीघा 4,000 रुपये से अधिक की बचत हो जाएगी। सब किसान हम लोग भी हैं, किसान आप लोग देखने वाले भी हैं। धान की जो पराली रहती है उसको धान कटाई के बाद में प्रबंधन करना बहुत कठिन होता है। अगर हम उसे खेत में मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए एसएमएस वाली जो हार्वेस्टर है वो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा विकल्प है। उससे क्या है कि एसएमएस वाली जो हार्वेस्टर रहती है वो लगभग 1-1 फुट के टुकड़े करके धान की पराली के खेत में फेंक देती है। उसके बाद हम उसमें हेरो चला के उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, पर वो भी उतना अच्छा विकल्प नहीं है। एक और है कि हर कटाई के बाद आप खेत में पिलाव करवा दो, उससे वो मिट्टी में पराली दब जाएगी। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं और हम इस पे और भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये और देख लेते हैं कि गेहूं के पलांजरे में कितने पोषक तत्व होते हैं, गेहूं की नरवाई में कितने पोषक तत्व होते हैं। देखो भाई साहब, गेहूं के जो रहता है पलांजरा, पुआल या ट्याल, टाटरा, जो भी बोल दो, नरवाई बोली है मैंने। इसमें उत्प्रेरक तत्व विटामिन ई, विटामिन बी, खनिज लवण, तांबा, कैल्शियम, आयोडाइन, मैग्नीज, जस्ता, पोटेशियम, मैग्नीज, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्सेनिक शामिल है। यही कारण है कि यह किसी भी आहार के लिए, मतलब पशुओं के खाने के लिए उचित है ना। इसको जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो ये बताना नहीं चाह रहा है। तो भाई साहब, जो मैंने ढूंढना चाहा गेहूं की नरवाई में क्या होता है वो उसने खुल के नहीं बताया। उसने ये बताया है कि इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और वही जो तत्व अभी मैंने आपसे पढ़े हैं शुरू में, उसने यही बताया कि इसमें ये तत्व होते हैं। अब भाई साहब, मैंने सर्च किया है कि मूंग का जो कचरा होता है, मूंग के पौधे होते हैं, उनको हम मिट्टी में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है। तो भाई साहब, इसने बताया है कि हरी खाद मिलती है और मूंग की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ती है। वहाँ से चल के इसने ये भी बताया है कि इससे भी मिट्टी भुरभुरी होती है, वायु संचार मिट्टी में अच्छा हो जाता है, जल धारण की क्षमता मिट्टी में बढ़ जाती है, अम्लीयता क्षारीयता में सुधार होता है। मतलब कि पीएच मान ये नॉर्मल करके रखता है, ना पीएच ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। और पीएच तो गेहूं का जो नरवाई है वो भी पीएच कंट्रोल करेगी, मिट्टी में मिलाने से धान की पराली है वो भी पीएच कंट्रोल करेगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जैविक खाद, उर्वरक खाद, बाकी के ये खाद भी मिट्टी में पूर्ण रूप से मिल जाता है, हरा खाद भी मिल जाता है। भाई साहब, मैं करता हूँ 3 फसलों की खेती। मैंने 3 फसलों को सर्च करके बताया कि तीनों फसलों से हमें मिट्टी में क्या मिलता है। असल में मैंने ये असल में मैंने ये सर्च इसलिए किया है कि हम तीनों भाई परसों रात को बैठे हुए थे। मेरे पास व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप्स हैं किसानों के, जिसमें अच्छे अच्छे किसान हैं। आपस में किसान लोग चर्चा करते हैं बुआई से पहले कि हम गेहूं की बुआई में ह्यूमिक एसिड मिला रहे हैं दानेदार डीएपी के साथ, कोई एनपीके के साथ मिला रहा है, कोई कहीं से बुआई कर रहा है, मगर वो उसमें ह्यूमिक एसिड ज़रूर मिला रहे हैं। क्या होता है कि आजकल मूंग में हम लोग भी जब पहला मूंग में दवाई का छिड़काव करते हैं तो ह्यूमिक एसिड जो तरल वाला रहता है उसको हम कीटनाशक के साथ मिलाकर मूंग के ऊपर छिड़काव करवाते हैं। उससे जड़ अच्छी तरह से बढ़ जाती है। जो भी फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठहरो ज़रा बताऊंगा, अभी हम इस पर चर्चा कर लें। तो भाई साहब, ह्यूमिक एसिड की जगह मैं बोल बैठा कि यार ये जो ह्यूमिक एसिड होता है, ये ह्यूमिक एसिड जो पत्ते वगैरह होते हैं और फसल की नरवाई वगैरह होती है, जो भी कचरा होता है जो मिट्टी में ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, उससे ह्यूमिक एसिड बनता है। तो भाई साहब, हमारे गौतम भाई ने हमें सर्च करके बताया कि ह्यूमिक एसिड ऐसे नहीं बनता है। ह्यूमिक एसिड बनता है भाई साहब कोयले से। नीचे जितनी ज़मीन में गहराई में कोयला है, जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति हमारे दब गए, पूरे के पूरे सीधे के सीधे जो दब गए, जानवर वगैरह जो भी चीज़ें दबी है, उन पे क्या होता है, बहुत दबाव पड़ता है। एक मतलब बहुत स्पीड का कंप्रेस होता है, दबाव पड़ता है। उस दबाव में जो उसमें से जो तरल निकलता है
या जो एसिड उससे तैयार होता है उस सड़ी गली चीज़ में से, मतलब कोयला बनने से पहले की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जब उसमें से जो रस निकलता है जो दबाव से, उससे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। भाई साहब उसने सही बताया। फिर मेरे दिमाग में अब वो बात तो कौन गई कि यार मैंने क्या पढ़ा था वो, तो मैंने फिर से सर्च किया। तो मैंने भाई साहब सर्च किया, वो था ह्यूमस। ह्यूमस और ह्यूमिक एसिड दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ह्यूमिक एसिड और ह्यूमस का जो कार्य है, करने का कार्य, वो थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है। हालांकि जितने भी खाद हैं उनका कार्य करने का एक ही प्रकार का है। जो हमारे जो वनस्पति से बने हुए सड़े गले खाद हैं उनका कार्य करने का काम एक प्रकार का ही है। पर ह्यूमिक एसिड है वो कहीं ज़्यादा मतलब पावरफुल है ह्यूमस के, क्योंकि वो एक टाइप से कह रहे हैं तो ह्यूमस में से निकला हुआ 100% शुद्ध तरल पदार्थ होता है, जो कि ज़मीन को भुरभुरी भी बनाता है और जलग्रहण क्षमता भी बढ़ाता है। ज़मीन में ये जो है पीएच को कंट्रोल करके रखता है। और कई दिनों से पड़े हुए जो हमारे खनिज लवण होते हैं, जैसे कि फास्फोरस हुआ, जिंक हुआ, फेरस हुआ, इस प्रकार के जो खनिज लवण जो मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो मतलब सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय सुसुप्त पड़े हैं, ये क्या करता है ह्यूमिक एसिड उनको सक्रिय करके और जड़ को उनके पास तक नहीं ले जाता है, उनको खींच के जड़ के पास तक ले जाता है। ऐसा भाई साहब ह्यूमिक एसिड में ताकत है। अब भाई साहब हम बात करते हैं ह्यूमस के बारे में। तो ह्यूमस क्या है भाई साहब, जो हमारे ज़मीन की ऊपरी सतह पर जो पत्तियां पड़े रहते हैं, पौधे के अवशेष पड़े रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको धान की पराली और गेहूं की नरवाई, धान जो मूंग का प्याल, इसके बारे में जो बताया है, ये पड़े रहते हैं। और कुछ जीव जो मर जाते हैं ऊपरी सतह पर, इन जीवों आदि के सड़ने, गलने, सूखने और इनमें जो भी क्रिया हो रही है सूक्ष्म कीटों के द्वारा जो इन्हें सड़ा रहा है, उनके द्वारा काले भूरे रंग का पदार्थ बनता है। ये काले भूरे रंग का जो पदार्थ है भाई साहब, ये सभी प्रकार की वनस्पति है उनको अंकुरण करने, उन वनस्पतियों को बढ़ाने और उन्हें हरा भरा रखने, खाना खाने, मतलब कि उनकी जो भी क्रिया है उनको कंटिन्यू रखने के लिए ह्यूमस बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी में ह्यूमस नहीं होगा भाई साहब तो बीज अंकुरण ही नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है, जो मैंने अपने इस पर गूगल पे सर्च किया है उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। इससे भी मिट्टी भुरभुरी होती है, इससे भी मिट्टी उपजाऊ होती है, यह भी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यह भी मिट्टी के पीएच को कंट्रोल करके, यह भी पौधों की जड़ के लिए दूर पड़े हुए पोषक तत्व जो भी रहते हैं उन्हें खींचकर, पौधे की जो मृत अवस्था में पड़े रहते हैं उन्हें खींचकर पौधे के पास तक जड़ को लाकर देने का ह्यूमस भी कार्य करता है। तो भाई साहब ह्यूमस और ह्यूमिक एसिड में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इतना सा है कि ह्यूमिक एसिड ह्यूमस से आपको बताऊँ मैं तो कहीं अधिक ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है। और धीरे 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 नरवाइयों को जलाते जाने के कारण धीरे धीरे गोबर के खाद का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग बंद होते जाने के कारण आज ये समस्या आ गई है भाई साहब कि हमें अलग से ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हमारी फसलों में करना पड़ रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात है। अब इसी के साथ भाई साहब एक चीज़ की और बात होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है कि ह्यूमिक एसिड के साथ क्या मिलाना चाहिए। कोई फुलविक एसिड मिला देता है, तो कोई फलाना एसिड, तो ढुकाना एसिड। भाई साहब एक चीज़ है माइकोराजा माइकोराजा फंगस है, ये फफूंद है माइकोराजा। और एक प्रोडक्ट है जो हम हमारी फसल में डालते हैं, इस साल फिर डालेंगे अगर हुआ तो। उस प्रोडक्ट में भाई साहब माइकोराजा भी आता है। इसका रिजल्ट बहुत शानदार हम देखते हैं, हमारी फसल में अच्छा रिजल्ट आता है। वो डालेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। अच्छा माइकोराजा भी क्या करता है, उसका काम भी सेम टू सेम यही का यही है। उस फंगस का फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटास, बोरान, फेरस, नाइट्रोजन, ये जहाँ भी मृत अवस्था में मिट्टी में पड़े हुए हैं, मतलब कि मरे हुए ये जहाँ भी मिट्टी में पड़े हुए हैं, ये माइकोराजा की फफूंद क्या करती है भाई साहब, उन्हें वहाँ से खींच कर ला के जड़ तक दे देती है। मतलब इतना अच्छा मेरे को माइकोराजा फफूंद का काम समझ में आया है। वहाँ से चल के ये एक काम और अच्छा करती है, जैसे पौधे की जड़ है, ये पौधे की जड़ के आइट साइड में मकड़ी के जाले के जैसे फैल जाती है। और जब ये पौधे की जड़ के बगल में फैलती है तो ये पौधे की जड़ नहीं खाती है। ये क्या करता है, पौधा जो अपने लिए शक्कर बनाता है, शुगर तैयार करता है, मैं अपनी भाषा में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा वो अपने को विज्ञान की बोली आती नहीं है। तो वो जो शक्कर जो रिलीज़ करता है पौधा, उसको ज़रूरत नहीं है तो वो बाहर छोड़ देता है। उन्होंने कहा चलो जान दो यार,
ये माइकोराजा की फफूंद उसको खाकर जिंदा रहती है, और ये पौधे से निकली हुई शुगर खाएगी और पौधे को मिट्टी में इधर उधर उधर पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं उन्हें खींच के लाकर देती रहेगी। तो भाई साहब ये भी एक पौधे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आजकल किसान मतलब हम ही लोग माइकोराजा का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। वो भी इसीलिए करने लगे कि हम ज़मीन में फफूंदनाशक कीटनाशक डाल डालकर ज़मीन में पड़े हुए जितने भी मित्र कीट हैं, ज़मीन में पड़ी हुई जितनी भी फंगस है, इन्हें हमने भाई साहब नष्ट कर दिया है। क्योंकि गोबर का खाद बचा नहीं है। परालियों का पहले तो वैसा भूसा बनता था, तो खेत में हाथ से कटाई होती थी तो डंठल रह जाते थे। पहले की ज़मीन इतनी बढ़िया और अच्छी नरम रहती थी, नरम लुच्च एकदम, कि वो बखर की पाँत से ही बेचारी बन जाती थी। और आजकल साले 60-60 70-70 हार्स पावर के ट्रैक्टर के चीगल और फलाना और ढिकाना भी उनको फोड़ नहीं पा रहे हैं। तो भाई साहब ये सब सोचने में, मैं भी कोई ज़्यादा उम्र का नहीं हुआ हूँ, पर मेरी बचपन में जब मैं देखता था तो सच्ची में मिट्टी में बहुत अंतर आ चुका है जब में और अब में। पहले देखते थे जहाँ गाय हमारी गौमूत्र करती थी उस जगह पर भाई साहब कीड़े पड़ जाते थे, आजकल वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। और खाद भी गोबर का 5-10 साल तक पड़ा रहता है, वो अच्छे से खाद ही नहीं बन पाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया भाई साहब, ह्यूमस का उपयोग, ह्यूमिक एसिड का उपयोग और माइकोराजा का उपयोग। वीडियो बड़ी हो गई है, मैं फिर भी उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसे देखने में कुछ ना कुछ, मेरी टूटी फूटी भाषा में मैंने जो बताया है, तो कुछ ना कुछ बात तो आपको समझ में आई गई होगी। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर अच्छा लगे, आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।